हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का एनसीईआरटी का 13th चैप्टर न्यूक्लियाई। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने रदरफोर्ड का और बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग एटम का एंटायर पॉजिटिव चार्ज और मास that is concentrated at the center of the atom, and this center of the atom where the entire charge, positive charge and mass is concentrated is known as nucleus. और इस न्यूक्लियस की जो डायमेंशंस हैं, जो साइज है, वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनसे पता चलता है कि जो न्यूक्लियस का साइज है या न्यूक्लियस की रेडियस है, वो एटम की रेडियस से 10⁴ टाइम्स यानी कि 10,000 टाइम्स कम होती है। या हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो एटम के वॉल्यूम का 10⁻⁻12 टाइम्स होता है। या इससे हम ये भी कह सकते हैं कि एटम में बहुत सारी स्पेस ऐसी होती है जो कि एम्प्टी होती है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इसको रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या इसके अंदर कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और अगर हैं तो वो किस तरह से अरेंज हैं, किस तरह से इसमें लगे हुए हैं। तो इस न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले एटॉमिक मासेस की बात करते हैं। तो जब हम एटम्स के मास नापते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो एटम्स के मास हैं वो बहुत ही कम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बन 12 एटम का मास नापते हैं, दैट इज 1.99 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। इसका मतलब ये जो किलोग्राम है, दैट इज नॉट ए वेरी कन्वीनियंट यूनिट टू मेजर सच स्मॉल क्वांटिटीज। इतनी छोटी क्वांटिटीज को नापने के लिए किलोग्राम जो है वो कन्वीनियंट यूनिट नहीं है। तो जब हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो हम एक नई यूनिट डिफाइन करेंगे इसके लिए, एंड दैट यूनिट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट या AMU। शॉर्ट में इसको U भी लिखते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं इसको? इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये जो कार्बन 12 एटम है, इसके मास को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें, वी गेट 1 atomic mass unit which is equal to 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो जब हम डिफरेंट एटम्स के मास जो है मेजर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दैट देयर एग्जिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which exhibit same chemical properties but differ in mass। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जिनकी की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, लेकिन उनका मास जो है सेम नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो एक ही एलिमेंट के जो ऐसे एटम्स होते हैं जिनका कि मास डिफरेंट होता है, दे आर नोन एज आइसोटोप्स। और ये आइसोटोप वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से आता है। ग्रीक लैंग्वेज में आइसोटोप का मीनिंग है सेम प्लेस। क्योंकि ये सभी एटम्स एक ही एलिमेंट के हैं, तो ये जो है पीरियडिक टेबल में एक ही प्लेस पर रखे जाते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज आइसोटोप्स। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटोप्स। हर एक एलिमेंट में जो एटम्स हैं उनका एक मिक्सचर होता है, डिफरेंट आइसोटोप्स का एक मिक्सचर जो है वो एग्जिस्ट करता है। हालांकि उनका जो रिलेटिव एबंडेंस है कि वो कितने एबंडेंटली ऑकर करते हैं नेचर में, वो जो है एलिमेंट टू एलिमेंट डिफर करता है एंड आइसोटोप टू आइसोटोप भी डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं जिनके मासेस 34.98 यूनिट और 36.98 यूनिट होते हैं, और इनकी जो रिलेटिव एबंडेंस है या कितने ऑकर करते हैं नेचर में, दैट इज आल्सो डिफरेंट। जो फर्स्ट आइसोटोप है उसकी एबंडेंस है 75.4% और जो सेकेंड आइसोटोप है उसकी एबंडेंस है 24.6%।
तो अगर हम क्लोरीन एटम का एवरेज मास निकालें तो हम कैसे निकालते हैं? बाय वेटेड अरिथमेटिक मीन या वेटेड मास ऑफ बोथ दी आइसोटोप्स। दोनों आइसोटोप्स का वेटेड एवरेज निकाल लेंगे। इट मीन्स 34.98 मल्टीप्लाइड बाय 75.4। दूसरा आइसोटोप है 36.98 मल्टीप्लाइड बाय 24.6। उनको ऐड करके 100 से डिवाइड कर देंगे, वी गेट 35.47 यूनिट, या हम कह सकते हैं 35.5 यूनिट, विच इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। इसी तरह से जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है यानी कि हाइड्रोजन, उसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनके मासेस स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। 1.0078 यूनिट, दूसरे आइसोटोप का 2.0141 यूनिट और थर्ड आइसोटोप का 3.0160 यूनिट। तो इनमें जो लाइटेस्ट होता है, दिस वन, द न्यूक्लियस ऑफ द लाइटेस्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन which has a relative abundance of 99.9%, सबसे ज़्यादा जो है ये नेचर में ऑकर करता है। इसको नाम दिया गया क्या? प्रोटॉन। दिस इज नोन एज प्रोटॉन। तो क्या है प्रोटॉन? जो हाइड्रोजन का लाइटेस्ट एटम है दैट इज नोन एज प्रोटॉन। और प्रोटॉन का मास कितना है? 1.00727 यूनिट, या अगर किलोग्राम में निकालेंगे तो इतने किलोग्राम। कैसे निकालते हैं इसका प्रोटॉन का मास? जो एटम का मास है हाइड्रोजन एटम का, दैट इज 1.00783 यूनिट। और इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है, तो इलेक्ट्रॉन का अगर हम माइनस कर दें, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है न्यूक्लियस है यहाँ पे, और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। तो अगर हमें पूरे एटम का मास पता है, उसमें से हम इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दें तो हमको न्यूक्लियस का मास मिल जाता है। तो अगर हम इसमें से 1.00783 में से 0.00055 यूनिट माइनस कर दें, वी गेट द मास ऑफ द प्रोटॉन या मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द लाइटेस्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन। जो बाकी दो आइसोटोप्स हैं, दिस वन आइसोटोप, सेकेंड आइसोटोप, इट इज नोन एज ड्यूटेरियम, एंड द थर्ड आइसोटोप इज नोन एज ट्राइटियम। ट्राइटियम है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, इट डू नॉट ऑकर नेचुरली and it is produced artificially in laboratories only. So the nucleus of the lightest atom of hydrogen is called proton, and the mass of the proton ये हमने निकाल लिया है एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करके, that is 1.00727 यूनिट या 1.67262 into 10 to power minus 27 किलोग्राम। अब बात करते हैं इसकी चार्ज की। क्योंकि हमने लिया है लाइटेस्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसका जो न्यूक्लियस है इसको हमने प्रोटॉन का नाम दिया है, और इसमें जो है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 10 to power minus 19 कूलम, जिसको हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। और एटम जो है एज ए होल न्यूट्रल होता है, इसका मतलब जितना चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस पे होना चाहिए, जिसको हमने प्रोटॉन का नाम दिया है। एंड देयरफॉर द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इज दैट ऑफ द प्रोटॉन। द प्रोटॉन कैरीज 1 यूनिट ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इट मीन्स चार्ज ऑन प्रोटॉन that can be written as plus E, which is equal to plus 1.6 10 to power minus 19 coulomb. All the electrons of the atom are outside the nucleus, and this number of electrons revolving around the nucleus is called atomic number. इसको हम Z से represent करते हैं, atomic number बोलते हैं, and atomic number of an atom is defined as the number of electrons revolving around the nucleus. ठीक है। अब किसी एटम का अगर एटॉमिक नंबर Z है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रिवॉल्व कर रहे होंगे? Z इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो गया टोटल? -Ze। और क्योंकि ये एटम जो है न्यूट्रल होता है, इसका मतलब न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो कितना होना चाहिए? +Ze। और हमको पता है कि एक प्रोटॉन का चार्ज तो +E है, तो उसमें कितने प्रोटॉन्स हो गए? Z प्रोटॉन्स। या हम कह सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, या हम डिफाइन कर सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस
is therefore exactly Z, which is equal to the atomic number. Atomic number को हम ये भी लिख सकते हैं number of protons in the nucleus of the atom. So next is discovery of neutron. इससे पहले हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और क्योंकि ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, सेम एलिमेंट के हैं, तो इसका मतलब इनका एटॉमिक नंबर तीनों का सेम होगा, या हम कह सकते हैं वो पीरियोडिक टेबल में एक ही प्लेस पे होंगे। इसका मतलब तीनों में ही एक प्रोटॉन होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन होना चाहिए, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन, और ट्राइटियम के न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इनके मासेस को देखते हैं तो मासेस ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम आर इन द रेशियो 1:2:3। इसका मतलब ड्यूटेरियम का मास हाइड्रोजन का डबल है, यानी कि 2 प्रोटॉन्स के इक्वल है, और ट्राइटियम का मास जो है वो हाइड्रोजन का 3 टाइम्स है, यानी कि 3 प्रोटॉन्स के इक्वल उसका मास है। इसका मतलब द न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम मस्ट कंटेन इन एडिशन टू ए प्रोटॉन सम न्यूट्रल मैटर। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में प्रोटॉन के अलावा भी कुछ न्यूट्रल मैटर होना चाहिए, कोई और पार्टिकल होना चाहिए जो कि न्यूट्रल है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितना प्रोटॉन्स का चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो एज ए होल एटम न्यूट्रल होने के लिए ये जो पार्टिकल है प्रोटॉन के अलावा, दैट शुड बी न्यूट्रल। और अगर इसके हम मास की बात करें तो इस पार्टिकल का मास जो है ड्यूटेरियम में कितना होना चाहिए, 1 प्रोटॉन के इक्वल, और ट्राइटियम में जो न्यूट्रल मैटर है उसका जो मास है वो 2 प्रोटॉन्स के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ न्यूट्रल मैटर प्रेजेंट इन दीज आइसोटोप्स इन यूनिट्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन के टर्म्स में बात करें तो इक्वल टू 1 प्रोटॉन एंड 2 प्रोटॉन रेस्पेक्टिवली इनके मासेस होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब The nuclei of atoms contain in addition to proton, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं और जिनका मास जो है एक बेसिक यूनिट का मल्टीपल्स की फॉर्म में होता है। इस हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया 1932 में जेम्स चैडविक ने। कैसे वेरीफाई किया? उन्होंने जब बेरिलियम न्यूक्लियाई पर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया तो देखा कि उसमें से कुछ न्यूट्रल रेडिएशंस निकलती हैं, यानी कि कुछ रेज निकलती हैं जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स से बनी होती हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स। और ये जो न्यूट्रल रेज होती हैं, न्यूट्रल रेडिएशंस होती हैं, दे वर कैपेबल टू नॉक आउट प्रोटॉन्स फ्रॉम लाइट न्यूक्लियाई सच एज हीलियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन। जब इस न्यूट्रल रेडिएशन को लाइट न्यूक्लियाई जैसे कि हीलियम, कार्बन या नाइट्रोजन के न्यूक्लियाई पर स्ट्राइक किया गया तो उनमें इतनी एबिलिटी थी कि वो उनमें से प्रोटॉन्स को नॉकआउट कर सकती थी। तो उस समय तक जो न्यूट्रल रेडिएशंस डिस्कवर हो चुकी थी दैट वर ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच वर मेड अप ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। और अगर हम ये कंसिडर करें कि जब हम अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करते हैं तो जो न्यूट्रल रेडिएशंस निकलती हैं वो अगर फोटॉन्स से मिलके बनी होती, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती, तो उनकी एनर्जी कितनी होती? कैसे निकालेंगे हम? वी कैन यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये यूज करके हम इनकी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अगर ये फोटॉन्स मान के चले हम इनको, then the energy of photons should have been much higher, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती then it is available from bombardment of beryllium nuclei with alpha particles। अगर ये फोटॉन से बनी होती तो इनकी एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंटली हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम पे स्ट्राइक करते हैं तो जो न्यूट्रल रेडिएशंस निकलती है उनकी एनर्जी इतनी हाई नहीं होती है। इट मीन्स
that the neutral radiation consists of a new type of neutral particle, कि photons तो नहीं है, ये कोई नए तरह के जो है neutral particles हैं जिनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। और फिर जब इस एक्सपेरिमेंट से इनका मास कैलकुलेट किया गया, कैसे? बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। जब जेम्स चैडविक ने इनका मास कैलकुलेट किया तो क्या देखा? द मास ऑफ द न्यू पार्टिकल was very nearly same as the mass of the proton. इनका जो मास था वो प्रोटॉन के मास की nearly equal था। कितना था इनका मास? The mass of neutron is known to 1.00866 यूनिट या 1.6749 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, जबकि मास ऑफ द प्रोटॉन दैट इज 1.00727 यूनिट। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है ये प्रोटॉन के मास के इक्वल इनका मास था। एंड फॉर दिस डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन चैडविक वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन द ईयर 1935। तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद हम न्यूक्लियस की कंपोजिशन को समझ सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स एंड सिंबल्स। फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। सेकेंड N, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। थर्ड मास नंबर, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू Z प्लस N। इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो इनके लिए हम एक टर्म यूज कर सकते हैं न्यूक्लियॉन। तो हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द एटम इज इक्वल टू इट्स मास नंबर, यानी कि हम मास नंबर को लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ। तो किसी भी न्यूक्लियर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम ये सिंबल यूज करते हैं AXZ। इसमें X क्या है? उस एलिमेंट का केमिकल सिंबल। A क्या है? A is the mass number of that element. And Z क्या है? Z is the atomic number of the element. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोल्ड को लिखेंगे तो गोल्ड के लिए लिखेंगे 197 AU79। क्या मतलब है? A की जगह 197 है, मीन्स मास नंबर 197 है, इसका मतलब टोटल इसमें 197 न्यूक्लियॉन्स हैं। और Z कितना है इसका? 79। तो 179 न्यूक्लियॉन्स में से 79 तो प्रोटॉन्स हैं और बाकी जो रिमेनिंग बचे हैं 118 दैट आर न्यूट्रॉन्स। तो अब हम आइसोटोप्स के कंपोजिशन को अच्छे से समझ सकते हैं। क्या होते हैं आइसोटोप्स? द न्यूक्लियाई ऑफ आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट contain the same number of protons but differ from each other in their number of neutrons. एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके अंदर की प्रोटॉन्स तो सेम है पर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, या हम कह सकते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है लेकिन मास नंबर उनका जो है वो डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हमको मालूम है। हाइड्रोजन जिसमें कि एक प्रोटॉन होता है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम जिसमें कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। एंड थर्ड वन दैट इज ट्राइटियम जिसमें कि 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर इनके अलग अलग होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सबके सेम होते हैं, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज 1। इसी तरह से गोल्ड के 32 आइसोटोप्स होते हैं जिनके मास नंबर 173 से 204 तक वेरी करते हैं, जबकि एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है दैट इज 79। इसका मतलब सभी में प्रोटॉन्स का नंबर तो 79 होता है लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर सब में डिफरेंट होता है। अब क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की डिपेंड करती हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे, और आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल क्यों होती है? क्योंकि उनका Z सेम होता है। Z सेम होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे,
तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उनकी आइडेंटिकल होती है, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और उनको जो है पीरियोडिक टेबल में एक ही लोकेशन पर रखा जाता है। आइसोटोप्स के अलावा कुछ न्यूक्लियाई ऐसे भी होते हैं जिनमें कि सेम मास नंबर होता है, जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। Z डिफरेंट है, A सेम है, उनको हम बोलते हैं क्या? आइसोबार्स। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइटियम एंड हीलियम, दोनों के लिए A कितना है? 3, दोनों का मास नंबर सेम है जबकि एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है, 1 और 2। कुछ न्यूक्लियाई ऐसे भी होते हैं जिनमें कि न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, जिनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। फॉर एग्जाम्पल मरकरी एंड गोल्ड, इनके आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें, अगर गोल्ड में निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? A माइनस जेड, that is 198 minus 80 which is 118। अगर गोल्ड के लिए निकालें तो we get again A minus Z, 197 minus 79 which is 118। यानी कि मास नंबर भी अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है, दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज निकालने के लिए हम कंसिडर करेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उससे हम अल्फा पार्टिकल के डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द गोल्ड न्यूक्लियस वो हम निकाल सकते हैं। और हम देखते हैं कि अगर हम अल्फा पार्टिकल लेते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमको पता है 5.5 MeV, तो उसका जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो कितना आता है? 4 × 10⁻⁻14 मीटर। ये कैसे निकालते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? ये जो अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, वो न्यूक्लियस से कितने क्लोज तक जाता है? एक पॉइंट तक जाके वहां से रिटर्न हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की और न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये हम कैसे निकालेंगे? दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एज्यूमिंग दैट द कूलम्स रिपल्सिव फोर्स वाज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग, कि स्कैटरिंग के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ओनली कूलम्स रिपल्सिव फोर्स। तो ये हम कैसे निकालेंगे? हमको चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल पता है, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? दैट इज इक्वल टू +2e। चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस, अगर गोल्ड न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है तो उस पे चार्ज कितना होगा? +Ze। तो जब अल्फा पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, बहुत दूर होगा स्टार्टिंग में, तब उसकी जो एनर्जी होगी दैट इज ओनली काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और ये हमको पता है कि 5.5 MeV हमने इसकी एनर्जी ली है। अब जैसे जैसे ये पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो न्यूक्लियस के रिपल्सिव फोर्स की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और ये तब तक न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा जब तक कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो जाती, यानी कि सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो है ये रिबाउंड होके और कूलम्स फोर्स की वजह से, रिपल्जन फोर्स की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सारी एनर्जी क्या है उसकी? काइनेटिक। और क्लोजेस्ट अप्रोच पे जो उसकी, जब ये क्लोजेस्ट अप्रोच पे आ जाता है तब उसकी जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R। Q1 means charge of the alpha particle, Q2 charge of the gold nucleus। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है 5.5 MeV that is equal to 1/4πε0 Q1 that is 2E, Q2 that is ZE/R। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम R को कैलकुलेट कर सकते हैं कि R की वैल्यू कितनी है या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना है। तो वो कितना आता है जब हम कैलकुलेट करते हैं? दैट इज 4 × 10⁻⁻14 मीटर।
अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर इतना है 4 × 10⁻⁻14 ये डिस्टेंस, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस की रेडियस है या जो न्यूक्लियस का साइज है वो जो एक्चुअल साइज है वो इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो जब हम एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से न्यूक्लियस का साइज निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर किसी न्यूक्लियस का मास नंबर हमको पता है तो उसकी रेडियस हम निकाल सकते हैं बाय दिस रिलेशन r = r0 a⁻1/3। इसमें r0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.2 10⁻⁻15 मीटर, या हम कह सकते हैं 1.2 फर्मी। फर्मी हमको मालूम है, एक फर्मी जो है 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। अगर इसका हम वॉल्यूम निकालें न्यूक्लियस का तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम जो है किसके प्रोपोर्शनल आता है, ए के प्रोपोर्शनल। कैसे निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। या हम लिख सकते हैं 4/3 पाई और r की जगह हम लिख सकते हैं r0 a⁻1/3 इसका क्यूब। इट मीन्स द वॉल्यूम इज 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a, या हम कह सकते हैं द वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू a, मास नंबर के प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी निकालें इसकी तो हम क्या देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a फॉर ऑल न्यूक्लियाई। कैसे प्रूव करेंगे इसको हम, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हमको पता है कितना है 4/3 पाई r0 क्यूब a। मास, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, दैट इज न्यूक्लियॉन्स। अगर हम ये मान लें कि m इज द मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन का मास जो है वो m है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास लगभग बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम मान लें m मास ऑफ द न्यूक्लियॉन है तो एक न्यूक्लियॉन का मास m और कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जितना कि उसका मास नंबर है। तो टोटल मास कितना हो गया, m × a। तो हम क्या देखते हैं, ये a कैंसिल हो जाता है, वी गेट डेंसिटी इज इक्वल टू 3m/4 पाई r0 क्यूब। इसमें m भी कांस्टेंट है, r0 कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट है, इट मींस डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a। या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड की तरह हैं, लेकिन उनकी जो डेंसिटी है सबकी एक जैसी है, डिफरेंट नहीं है। और अगर हम इसकी वैल्यूज रख देते हैं तो हमें कितनी मिलती है, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज अप्रॉक्सीमेटली 2.3 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें वाटर से, वाटर की डेंसिटी 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और न्यूक्लियस की डेंसिटी 2.3 10⁻17, इट मीन्स 10⁻14 टाइम्स, इतना ज़्यादा जो है न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।